नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, मेरे बच्चे नहीं बदले। जी हाँ, मेरे बच्चे समय के साथ नहीं बदले। गुस्साते हुए भारती जी ने फोन काट दिया। आइए आपको भारती जी के बारे में बतलाऊं। 8 वर्ष पहले तक भारती जी अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी, परंतु 8 वर्ष पूर्व उनकी मृत्युपरांत भारती जी को अपने बेटे के साथ बेंगलोर आना पड़ा। बेंगलोर आते समय जैसा कि उन्होंने सुना था कि आजकल बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है, वह खुद में ही व्यस्त रहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सुनते हुए सोचते हुए उन्होंने बेटे के साथ बेंगलोर जाना तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली में अपना पूरा घर किराए पर नहीं दिया, अपितु एक कमरा और एक रसोई अपने लिए रख लिया था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने घर वापस आकर रह सके। बेंगलोर में प्रशांत बैंक में नौकरी करता था और बहू बच्चों को पढ़ाती थी। बेंगलोर में पहुंचने पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपितु उनकी दोनों बेटियां हेमा और ऋतु तो दादी का साथ पाकर मानो निहाल हो उठी। पहले वे कभी कभार दिल्ली जाती थीं तो उन्हें दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था। दादी और दादू के प्यार को वे कभी नहीं भूल पाती थी, और अब तो जब दादी हर वक्त ही उनके साथ रहती है तो वे बहुत खुश हुई थी। इन सब के साथ रहते हुए 5 साल कैसे बीते उन्हें पता ही नहीं चला। ना ही उन्हें कभी कोई परायेपन का एहसास हुआ। वर्मा जी की पेंशन और मकान का किराया दोनों भारती जी के ही अकाउंट में आते थे, परंतु 1.5 साल पहले बेटे की ट्रांसफ़र नैनीताल में ही हो गई थी। बेटे ने अपनी छोटी बेटी को मैसूर के स्कूल और बड़ी बेटी को हैदराबाद के कॉलेज में ही दाखिल करवा दिया था। वो दोनों अपने हॉस्टल में ही रहने लगी। अब नैनीताल में पिछले साल ठंड में भारती जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ठंड में उनका अस्थमा भी काफ़ी बढ़ गया था। बहू ने वहाँ भी नज़दीक के स्कूल में ही नौकरी कर ली थी, और इस साल ठंड होने से पहले ही प्रशांत भारती जी पर जोर डाल रहा था कि आप बेंगलोर में जाकर अपने फ्लैट में ही रहो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ट्रांसफ़र फिर से बेंगलोर में ही हो जाए, और फिर जब कभी भी बहू रानी की या कि बेटियों की छुट्टियां होंगी तो वह आपके पास आती जाती रहेंगी। भारती जी अकेली तो कभी भी नहीं रही थी। पति की मृत्यु के बाद तो प्रशांत उन्हें बंगलौर ले ही आया था। उन्होंने जब इस बारे में अपनी देवरानी से बात करी तो वे छूटते ही बोली, मैं तो हमेशा से ही कहती थी जीजी, आजकल सब बच्चे अलग और मस्त ज़िंदगी ही जीना चाहते हैं। तुम ही कहती थी कि ना मेरे बेटा बहू तो ऐसे नहीं है, अब पता पड़ गया ना। इस तरह से बात शुरू होकर घर कुनबे में भारती जी अच्छी खासी बेचारी में तब्दील हो चुकी थी। उनकी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपने बेटे से पूछो कि वह उनके साथ में ही क्यों नहीं रह सकती। क्यों, क्या तुमको बंगलौर के फ्लैट में चौकीदारी के लिए रखेंगे? अब भारती जी ने प्रशांत से तो नहीं, परंतु सीधा बहू से पूछा
कि मैं नैनीताल में ही क्यों नहीं रह सकती। बहू ने भी सपाट सा जवाब दे दिया, इनसे ही पूछ लो। ऐसा कहकर वह भी कमरे में ही चली गई। और बेटे ने स्पष्ट से कह दिया था कि कल मुझे दिल्ली हेड ऑफिस में भी काम है, आप थोड़ी देर के लिए अपने घर दिल्ली में चले जाना, फिर हम फ्लाइट लेकर बेंगलोर में अपने फ्लैट में चले जाएंगे। मैं शुक्रवार तक आपके साथ रहूँगा, शनिवार इतवार को हेमा आपके पास रहने के लिए आ जाएगी, और जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तो ऋतु भी आ जाएगी। भारती जी का पूरी रात रोना प्रशांत को दिखा नहीं क्या? उदास मन से वह सोमवार को प्रशांत के साथ दिल्ली आ गई। प्रशांत जब अपने बैंक गया तो वह दिल्ली में अपनी किराएदार से भी मिली और अपना कमरा खोलकर वर्मा जी और अपनी बहुत सी यादें ताजा की। बैंक का काम निपटाकर जब प्रशांत आया तो वह बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते भारती जी ने प्रशांत से कोई बात नहीं करी। भला वह इतना कठोर कैसे हो सकता है कि उस पर भारती जी के आंसुओं का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनकी देवरानी सही तो कह रही थी, जरूर बहू ने ही सिखाया होगा। उसके मन में तो यही आ रहा होगा कि मैं उनके घर में ना रहूं, परंतु वह ऐसी तो समय बदल जाता है। इसी उधेड़पुन में ही वह खोई थी कि बेंगलोर आ गया। दोनों टैक्सी करके अपने फ्लैट में उतरे। प्रशांत ने मोबाइल से दोनों के खाने के लिए दाल और फुल्का मंगवाया। घर वैसे ही साफ था। भाई चाहे कुछ भी कहो, बेंगलोर का मौसम इतना ठंडा तो नहीं था। वहाँ आकर स्वयं ही भारती जी को काफ़ी ठीक लग रहा था। नैनीताल में तो ठंड की शुरुआत होते ही उनका अस्थमा काफ़ी बढ़ जाता था। अब तो उन्हें जुकाम सा भी नहीं लग रहा था। हाँ, रोने का असर तो था। रात को प्रशांत के साथ बैठे हुए उन्होंने देखा प्रशांत भी कितना कमज़ोर और उदास सा लग रहा है। भारती जी ने प्रशांत को चाय बनाकर दी। फिर दोनों ने ढेर सारी बातें करी। दूसरे दिन गार्ड एक औरत को लेकर आ गया था। प्रशांत ने भारती जी से कहा, यह गार्ड की भाभी है, आप अकेली नहीं रहोगी। यह आपके साथ घर के काम वगैरह के लिए आपके साथ ही यहाँ ही रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी काम गार्ड को बोल देना। पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर मेहता भी मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा, माताजी, अस्थमा के कारण आपका इतनी ठंड में वहाँ रहना ठीक नहीं था। मैंने ही प्रशांत को यह सलाह दी थी कि आपको यहाँ पर बुलवा लिया जाए और आप निश्चिंत रहिए। प्रशांत जी को भी विश्वास दिला दीजिए। मैंने इनसे वादा किया है कि आपकी मम्मी का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, इसलिए मैं रोज़ ही शाम को घर जाने से पहले आपसे मिलकर ही जाया करूँगा। ओह, इतने दिनों से भारती जी ने प्रशांत के लिए क्या क्या सोचा था। शुक्रवार को हेमा कॉलेज से आ गई थी और प्रशांत की फ्लाइट थी। जाते हुए प्रशांत भारती जी से लिपट कर रो उठा और बोला, मम्मी, मेरे लिए भी आपको छोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना एक समय दिल्ली से मुझे बेंगलुरु भेजना आपके लिए मुश्किल था। आपने ही कहा था ना बेटा, इसी में तेरी भलाई है, और आज वैसा ही मैं सोच रहा हूँ। हम सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो और आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहे। प्रशांत के आँखों के कोरों में भी आंसू स्पष्ट थे। कुछ सर्दियाँ कम हो जाए तो, इससे पहले कि वह वास्तव में रो ही पड़ते या कुछ भी कहते, अरे पापा इतना इमोशनल मत हो, हम सब साथ साथ हैं। हेमा भी जोर से हंस दी। तभी उनकी देवरानी का फ़ोन आया था,
जी इतना मत रो, बच्चे तो समय के साथ बदल ही जाते हैं, उनकी अपनी घर गृहस्थी है, क्या सोच करना, परमात्मा में मन लगाओ। तभी गुस्साते हुए भारती जी बोली, चुप करो, मेरे बच्चे समय के साथ नहीं बदले। जी हाँ, सिर्फ इधर उधर की बातें सुनकर ही बच्चों को विलेन समझना सही है क्या? माना उनकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। आज की आपाधापी वाली जिंदगी में उनका रूटीन हमारे जैसा नहीं है। समय के साथ कुछ बदलाव तो बड़ों को भी लाना ही पड़ेगा ना। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।